नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम महासागरीय धाराओं के सेकेंड पार्ट को लेकर आए हैं, यानी कि महासागरों की धाराएं, उनके नाम, उनकी प्रवृत्ति और सबसे अहम बात, उनका जिस तट से वो होकर गुजरती हैं वहां पर प्रभाव, और साथ में मत्स्य उद्योग और नौका उद्योग के ऊपर उनका प्रभाव। हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, या बोला जाए तो उन कारकों के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी पे अक्षांशों के अनुसार वह तापमान वितरण का कार्य करती है। तो अगर हम फिर से थोड़ा सा एक ब्रीफ दें आपको कि आखिरकार महासागरीय धाराएं जो हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जैसे कि पहला होता है हमारा तापमान, जिसमें कि तापमान में विभिन्नता होने के कारण जो है वो महासागरीय धाराएं अलग अलग अक्षांशों पर चलती हैं। जैसे कि बोले भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। वहीं जो तापमान है वो लवणता को भी प्रभावित करता है, और लवणता यानी कि साफ सुथरी भाषा में बोला जाए तो महासागरों के जल के अंदर जो घनत्व है उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। जिसके पश्चात जब वो चलती हैं तो उनके रास्ते में महाद्वीपीय भाग पड़ने के कारण, या बोले तटों का आकार होने के कारण उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, और वहीं प्रचलित हवाएं यानी कि जो परमानेंट विंड्स है हमारी, वो जब एक ही दिशा में चलती हैं तो महासागर के पानी को एक ही दिशा में प्रवाहित करती हैं। वहीं पांचवा फैक्टर जो हमने देखा था वो था कॉरियोलिस बल, और कॉरियोलिस बल की बात करें तो आप जानते हो यह किसी भी स्वतंत्र चलने वाली वस्तु के ऊपर लगता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ अपने मूल दिशा के वस्तुएं मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इन पांचों कारकों को हमने देखा था। वहीं इन कारकों के कारण जो महासागरीय धाराएं चलती हैं पृथ्वी के ऊपर, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप के ऊपर इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को बना देते हैं, और हमारे पास जैसा आपको पता है कि 5 महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, जिसे दक्षिणी महासागर बोला जाता है। इनमें से 2 तो हमारे जमे हुए हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, तो बचते हैं 3, अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो इन तीनों में मौजूद हम महासागरीय धाराओं को देखेंगे और उनके प्रभाव को। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर में देखेंगे। उसमें मैं आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंशिएशन बता दूं। जो लाल कलर से बनाई जाएंगी धाराएं वो गर्म होंगी, और जो नीले रंग से बनाई जाएंगी वो ठंडी होंगी। तो सबसे पहले अगर हम अटलांटिक महासागर में देखें तो विषुवत रेखा में उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो सबसे पहली धारा चलती है वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा होती है, और ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब चलती है तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट से टकराकर ऊपर की तरफ चलती है, जो फ्रेंच गुयाना की राजधानी काइन से होकर गुजरती है, और इसी के कारण इसे हम काइन धारा के नाम से जानते हैं, जो दूसरी धारा है। यही काइन धारा जब मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के तट पे पहुंचती है तो इसे हम फ्लोरिडा धारा के नाम से जानते हैं, और यही फ्लोरिडा धारा जब मैक्सिको की खाड़ी से बाहर निकलती है तो हम इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो माना जाता है कि सबसे तेज चलने वाली जलधारा है, और ये गर्म है। यही गल्फ स्ट्रीम जो है ये पछुआ पवनों के द्वारा आगे की तरफ भेजी जाती है, और यह उत्तरी अटलांटिक अपवाह के नाम से उत्तरी अटलांटिक महासागर में जानी जाती है, और ये नॉर्वे के तट पर जाते ही नॉर्वेजियन धारा बोली जाती है, जो गर्म जल धारा है। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः जिन जलधाराओं के नाम के आगे अपवाह जुड़ जाए वो जलधाराएं हमेशा
प्रचलित पवनों से या बोले ग्रहीय पवनों से प्रभावित होती हैं, जैसे पश्चिमी पवन अपवह या फिर उत्तरी अटलांटिक अपवह या उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवह। तो उत्तरी अटलांटिक अपवह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन धारा की जरा हम बात करते हैं। दोनों गर्म जल धाराएं हैं और आप जैसा मैप पे देख रहे हो यह यूरोप के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी तट पे पहुंच रही हैं, जबकि अक्षांशों के आधार पर जो यूरोपीय भाग है ये वाला, ये शीतोष्ण अक्षांशों में पड़ता है और शीतोष्ण अक्षांशों में हमें पता है कि ठंड के समय में यानी कि शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। अब बहुत ठंड पड़ने के कारण क्या हो सकता है कि यहाँ का जो महासागरीय भाग है यानी कि पानी है वो जम जाना चाहिए, लेकिन अगर हम गौर करें तो यूरोप का जो उत्तरी तट है और उत्तर पश्चिमी तट है ये सालों भर खुला होता है, यानी कि ठंड में भी खुला होता है। अब बात उठती है ऐसा क्यों? तो कारण है गर्म उत्तरी अटलांटिक अपवह और नॉर्वेजियन धारा। ये जब इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो यहाँ के बहुत ठंडे पानी को गुनगुना बना देती हैं, यानी कि इसका तापमान बढ़ा देती हैं और तापमान बढ़ने के कारण वह महासागर के इस भाग को जमने से रोक देती है। और यही कारण है कि जो यूरोप के बंदरगाह हैं वो सालों भर खुले रहते हैं या बोले ठंड में भी खुले रहते हैं, शीतोष्ण अक्षांश में होने के बावजूद। ये बात आपको समझ में आई? अब जाहिर सी बात है कि अगर ये खुले रहेंगे तो जो इनका शिपिंग इंडस्ट्री है यानी कि जो नौका उद्योग है या पोर्ट्स हैं ये भी सालों भर खुले रहेंगे, तो व्यापार इनका चलता रहेगा। यानी कि जैसा हमने बात किया था कि महासागरीय धाराएं पूरी पृथ्वी पे तापमान वितरण का कार्य करती हैं, गर्म से ठंडे की तरफ और ठंडे से गर्म की तरफ। तो ये गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की तरफ जा रही है तो गर्मी को लेकर जा रही है, और गर्मी को लेकर जाने के कारण क्या कर रही हैं, ये यहाँ के बंदरगाहों को जमने से रोक रही हैं। अब इसे टेक्निकल भाषा में क्या लिख सकते हैं? उत्तरी अटलांटिक अपवह और नॉर्वेजियन धारा के कारण जो यूरोप के बंदरगाह हैं वह शीतोष्ण अक्षांश में होने के बावजूद सालों भर खुले रहते हैं। अब ये तो ऊपर गर्म जल धाराओं की बात हुई। अगर हम ठंडी जल धाराओं की बात करें तो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से एक जलधारा उतरती है जिसे हम पूर्वी ग्रीनलैंड धारा अथवा इरमिंगर धारा के नाम से जानते हैं, और ये ठंडी जल धारा है। वहीं ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग से एक धारा उतरती है जिसे हम लैब्राडोर धारा अथवा पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। अब बात उठती है ऐसा क्यों? तो क्योंकि ये लैब्राडोर सागर से होकर आती है, इसीलिए इसे लैब्राडोर धारा बोलते हैं। अब यहां ध्यान दो, तो महासागरीय धाराओं का जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या पड़ेगा? तो अब क्योंकि पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा या लैब्राडोर धारा ठंडी है और इसके परिणाम स्वरूप जो कनाडा का उत्तर पूर्वी तट है ये अब ठंड में जम जाएगा। कारण है यहां की जो ये एक तो ये शीतोष्ण जल अक्षांशों पे मौजूद है, दूसरी बात यहां ठंड और बढ़ जाएगी क्योंकि ये जो धाराएं हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही हैं जहां का पानी बहुत ठंडा है, तो ये अब इन तटों को जमा देगा। यानी ये केवल आधे साल ही खुले रहेंगे, 6 महीने, और 6 महीने जमे हुए रहेंगे। यानी कि यहां से जो व्यापार है वो केवल आधे साल ही चलता है। दूसरी बात, एक और फायदा है और एक और नुकसान भी है। अब देखो फायदा क्या है, तो ध्यान देना, कनाडा के पूर्वी तट पर एक स्थान है न्यू फाउंडलैंड, और न्यू फाउंडलैंड के पास अगर आप गौर करो तो 4 नंबर और 8 नंबर मिल रही हैं, यानी कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा मिल रही है, यानी कनाडा के पूर्वी तट पे। अब गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो ये गुनगुने पानी का निर्माण करती है, और उस गुनगुने पानी में जो सूक्ष्म समुद्री पौधे हैं प्लैंकटन्स, उनका जन्म होता है और ये बड़ी मछलियों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण यह जो क्षेत्र है यह मछली उत्पादन क्षेत्रों में से एक बन जाता है, या बोले विश्व के प्रसिद्ध मछली उत्पादन क्षेत्र यहां निर्मित होते हैं। और कनाडा के पूर्वी तट पे न्यू फाउंडलैंड के पास जो मछली उत्पादन क्षेत्र है उसका नाम हम देते हैं ग्रैंड बैंक्स।
अब ग्रैंड बैंक्स की बात करें तो ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड वाला क्षेत्र है जहां गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर धारा मिलती है। वहीं इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। जब ठंडा और गर्म पानी मिलता है तो गहरे समुद्री कोहरे का निर्माण करता है, यानी कि फॉग का। और गौर कीजिए, जब कोहरा हो तो जो यातायात है वो बहुत प्रभावित होता है, और इसी कारण से जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो गहरे समुद्री कोहरे का निर्माण होता है, और यह वो यातायात वाले पानी के जहाजों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो गौर करना, यहां दो चीजें हो रही हैं, एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। यानी एक नुकसान है, एक फायदा है। नुकसान कोहरा बन रहा है। कोहरा बनने से जो रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर जो तुम्हारे आइसबर्ग्स हैं या फिर दूसरे जहाज हैं वो नहीं दिख पाते और एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा एक सकारात्मक प्रभाव क्या है, जो गुनगुना पानी बन रहा है वो मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में को निर्मित कर रहा है, यानी मछली उत्पादन क्षेत्रों को। तो दोनों फायदे हैं, प्लस भी और माइनस भी। वहीं दूसरी तरफ कॉरियोलिस बल के कारण जब उत्तरी अटलांटिक अपवह घूम जाती है दाहिनी तरफ, तो ये यूरोप के पश्चिमी तट से होकर उतरती है, जिसे हम कैनरी जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये कैनरी जलधारा जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पहुंचती है तो गुयाना के तट पे इसे हम गुयाना धारा के नाम से जानते हैं, जो गर्म जलधारा हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, जिसमें से 1 से लेकर 6 नंबर तक गर्म है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, काइन धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, फिर उसके बाद उत्तरी अटलांटिक अपवाह और नॉर्वेजियन धारा। साथ में 10 नंबर आपकी गुयाना धारा। वहीं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा और कैनरी धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। अब अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में जो 11 नंबर है वो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है, जो ब्राजील के तट से होकर नीचे उतरती है और ब्राजीलियन धारा के नाम से जानी जाती है, और ये भी गर्म जलधारा है। वहीं अगर आप याद करो तो जब हमने वायुमंडल का सामान्य परिसंचलन पढ़ा था, तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचलन में यह पढ़ा था कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो पवनें चलती हैं हम उन्हें पछुआ पवनों का नाम देते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के बाद कोई भी ऐसा बड़ा जमीनी भाग नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप जो पछुआ पवनें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ही अधिक गति से चलती हैं, जिसके कारण इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। तो इन्हीं पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधारा चलती है उसे हम पश्चिमी पवन अपवह के नाम से जानते हैं, जो पूरे दक्षिणी महासागर में चलती है। अब ये जिस महासागर में चलेगी उस महासागर की दक्षिणी धारा भी बोली जाएगी। अब ध्यान देना, हमने महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में तट का आकार भी देखा था। तो जैसे ही पश्चिमी पवन अपवह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग पे आती है, यह टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से निकलती है और एक दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से निकलती है। हमें क्योंकि अटलांटिक महासागर हम देख रहे हैं तो यहां पर हम दाहिनी भाग की तरफ चलेंगे, यानी पूर्वी तट की तरफ, और यहां फॉकलैंड द्वीप से होकर यह धारा गुजरती है, जिसके कारण हम इसे फॉकलैंड धारा का नाम देते हैं। अब अगर आप गौर फरमाओ तो ब्राजीलियन धारा और फॉकलैंड धारा ये उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट पर आकर टकरा रही हैं, जिसके कारण यहां पे फिर से मत्स्य उत्पादन क्षेत्र का निर्माण होगा। वहीं जो नीचे वाली धारा है इसे हम पश्चिमी पवन अपवह अथवा दक्षिणी अटलांटिक अपवह या दक्षिणी अटलांटिक धारा का नाम दे सकते हैं, और ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जिसके कारण इसे बेंगुएला धारा के नाम से जाना जाता है।
तो कुछ इस प्रकार से अगर बच्चों आप गौर करो तो अटलांटिक महासागर के अंदर 15 ऐसी जलधाराएं हैं, जिसमें से आपको 9 जलधाराएं जो है वो गर्म जलधाराएं हैं और 6 गर्म जलधाराएं हैं वो ठंडी है। अब अटलांटिक महासागर के बाद हम जरा प्रशांत महासागर की तरफ चलते हैं और उनकी जलधाराओं को देखते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराओं में उत्तरी प्रशांत महासागर में जो धारा चलती है इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और ये एशिया के पूर्वी तट से और जापान के पूर्वी तट से टकराकर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम जापान धारा अथवा कुरोशियो धारा के नाम से जानते हैं। अब कुरोशियो धारा गर्म है। अब ध्यान देना, फिर से इसका प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ेगा। जापान शीतोष्ण क्षेत्र में है, शीतोष्ण अक्षांश में है। अब ठंड पड़ेगी तो जाहिर सी बात है तट जम जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि कुरोशियो धारा जो है जापान के पूर्वी तट से होकर गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप जापान का पूर्वी तट ठंड में भी खुला रहता है, या बोले पूरे साल खुला रहता है। और यह पछुआ पवनों के प्रभाव से आगे की तरफ चल जाती है, जिसे हम उत्तरी पैसिफिक धारा अथवा उत्तरी पैसिफिक अपवह के नाम से जानते हैं। और ये कनाडा के तट से होकर अलास्का के दक्षिणी भाग से होकर चलती है, जिसे हम अलास्का धारा के नाम से जानते हैं। अब गौर कीजिए तो कनाडा का पश्चिमी तट और अलास्का का दक्षिणी तट फिर से या तो बोले आर्कटिक वृत्त के आसपास है, या बोले शीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच गया है, और यहां पर ठंड ज्यादा पड़ेगी। लेकिन गर्म उत्तरी पैसिफिक धारा और अलास्का धारा के कारण कनाडा का पश्चिमी तट और अलास्का का दक्षिणी तट ये अब सालों भर खुले रहेंगे। कारण है ये गर्म जलधाराएं। इसके पश्चात जो अन्य धारा है वो कैलिफोर्निया के तट से होकर उतरने लगती है, जिसे हम कैलिफोर्निया धारा के नाम से जानते हैं, और ये ठंडी जलधारा है। वहीं दूसरी तरफ बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि से होकर एक जलधारा उतरती है, जिसे हम बेरिंग धारा अथवा ओयासियो धारा के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये कुरिल ट्रेंच, कुरिल द्वीप से होकर गुजरती है, इसीलिए हम इसे कुरिल करंट भी बोलते हैं, कुरिल जलधारा का नाम भी देते हैं, जो ठंडी जलधारा है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जापान के पश्चिमी तट पे पहुंच रही है। अब क्योंकि ये बहुत ठंडी है और उस क्षेत्र के पानी को और ठंडा कर देगी, अब इसी परिणाम स्वरूप जापान का जो पश्चिमी तट है वो ओयासियो धारा के कारण ठंड में जमा हुआ होता है। अब गौर कीजिए तो एक ही बोले तो जमीनी भाग है, द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, लेकिन उस द्वीप के पूर्वी तट पे गर्म धारा होने के कारण वो सालों भर खुला रहेगा, और उसी द्वीप के पश्चिमी तट पे ठंडी जलधारा होने के कारण वो ठंड में जमा हुआ रहेगा। तो यहां पे भी महासागरीय धाराओं का डायरेक्ट प्रभाव हमने देखा। वहीं दूसरी तरफ जब गर्म कुरोशियो और ठंडी ओयासियो जलधारा मिलती है, तो जो पूर्वी चीन सागर है और जापान सागर है, ये फिर से विश्व के प्रसिद्ध मछली उत्पादन क्षेत्रों में से एक हो जाता है, और यहां बहुत अधिक मछलियां पाई जाती हैं। फिर उसके पश्चात ओहोस्टक सागर से एक धारा निकलती है, जिसे ओहोस्टक धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमारी हो गई कौन सी धारा बच्चों? तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा हो गई। वहीं अगर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर के धारा की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में सबसे पहले तो चलेगी आपकी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। और यह दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से होकर उतरेगी तो इसे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जानते हैं, जो फिर से गर्म होगी। और ये पश्चिमी पवन अपवह में आकर जब मिल जाएगी तो इसे पश्चिमी पवन अपवह अथवा दक्षिणी प्रशांत महासागरीय अपवह के नाम से जानेंगे। और याद कीजिए दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से जब ये पश्चिमी पवन अपवह टकराकर दो हिस्सों में बटी थी, एक फॉकलैंड धारा बन गई थी
और दूसरी जो बनेगी वो बनती है हम्बोल्ट धारा अथवा पेरू धारा, जो फिर से ठंडी है। और अगर हम्बोल्ट धारा और पेरू धारा अगर आपको याद हो तो यही धारा जो है वो एल नीनो के और ला नीना के जो इवेंट्स हैं उनको गवर्न करती है। जब ये हम्बोल्ट धारा आनी बंद हो जाती है तो एल नीनो वर्ष आ जाता है, जिसके कारण जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है का पूर्वी तट है वो गर्म होने लगता है और जो मौसम संबंधित गतिविधियां हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, यानी कि उल्टी पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो पश्चिमी तट है हमारा दक्षिणी अमेरिका का, वहां पे एबनॉर्मल गतिविधियां होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशांत महासागर में जो सतह पे वायु का चक्रण है और जो सामान्य व्यापारिक पवनों का चक्रण है वो भी विपरीत हो जाता है, जिसके कारण जो है मौसम संबंधित गतिविधियां भी विपरीत हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यह हम्बोल्ट धारा एल नीनो वर्ष के पश्चात जब बहुत अधिक मजबूत हो जाती है तो ला नीना का समय हो जाता है, जिसमें कि जो सामान्य अवस्था थी वो और मजबूत हो जाती है, जिसके कारण यहां पे जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी फिर से खराब होने लगती हैं। सूखापन बढ़ जाता है, ड्रॉट होने लगता है, बारिश नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हम्बोल्ट धारा के आने और नहीं आने के कारण भी होता है। और आखिरकार क्वेश्चन ये है क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वैश्विक जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें। तो जब हम एल नीनो के टॉपिक को देखेंगे तब देखा जाएगा कि आखिरकार जो हम्बोल्ट धारा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या विशेषता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है एल नीनो और ला नीना के केस में। अब प्रशांत महासागर की धारा के पश्चात अब अगर हम हिंद महासागर की धाराओं की बात करें तो हिंद महासागर में जो है वो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा चलती है, जो मोजाम्बिक चैनल से होकर नीचे उतरती है और मोजाम्बिक के तट से, जिसे हम मोजाम्बिक जलधारा अथवा आगुलाह जलधारा के नाम से जानते हैं, जो गर्म है। और पश्चिमी पवन से अपवाह से मिलने के पश्चात यह पश्चिमी पवन अपवाह अथवा दक्षिणी हिंद महासागरीय अपवाह एवं धारा बन जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में जानी जाती है, जो ठंडी जलधारा है। वहीं एक छोटी सी जलधारा चलती है जो मौसम के अनुसार और बोले तो मानसून हवाओं के अनुसार बदलती रहती है, और वो है सोमाली जलधारा। सोमाली जलधारा जो है ये हिंद महासागर के उत्तरी भाग में अरब सागर में चलती है, कम समय के लिए चलती है, छोटी सी जलधारा है, लेकिन मॉनसूनी हवाओं को थोड़ा सा प्रभावित करती है। तो उसे अगर हम छोड़ दें तो मुख्यतः 4 जलधाराएं हैं जो हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में चलती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय, मोजाम्बिक अथवा आगुला धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय अपवाह या धारा या पश्चिमी पवन अपवाह एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो बच्चों इस प्रकार से तो हमने हर महासागर के अंदर जलधाराओं का नाम देखा, उनके चलने की प्रवृत्ति देखी और साथ में इनके प्रभाव देखा, अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग तटों पे क्या प्रभाव होता है, सकारात्मक प्रभाव भी देखा, नकारात्मक प्रभाव भी देखा, ये सारी चीज। अब कुछ सवाल हैं जो इससे और पूछे जाते हैं। पहले तो इनका नाम पूछा जा सकता है, इनकी प्रवृत्ति पूछी जा सकती है, इनका तटों पे प्रभाव पूछा जा सकता है, इनका मत्स्य उद्योग पे प्रभाव पूछा जा सकता है, या फिर नौका उद्योग, पोर्ट इंडस्ट्री वगैरह व्यापार पे क्या प्रभाव है ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अब एक सवाल है जो, या बोले कुछ सवाल हैं जो आपको अप्लाइड क्वेश्चन के रूप में बोला जाता है, जैसे कि अगर हम विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है उनकी बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे मोजावे मरुस्थल और सोनोरोन मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे अटाकामा मरुस्थल,
अफ्रीका के पश्चिमी तट पे नाम्बिब और कालाहारी मरुस्थल, सहारा, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी। अगर हम सभी गर्म मरुस्थलों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अंकित करें और इन पे ध्यान दें, तो सवाल ये उठता है कि विश्व के सभी गर्म मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौजूद है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे ही क्यों स्थित है? आंसर क्या होगा बच्चों? तो आंसर होगा, अगर आप गौर करें तो इन सभी तटों पर जो जलधाराएं हैं वो सब की सब ठंडी जलधाराएं मौजूद है। अब ठंडी जलधाराओं के होने के कारण यहां तापमान तो अधिक होता है, सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, जैसा आप जानते हो ये गर्म तापमान पेटी के अंदर आता है, तो वाष्पीकरण तो पूरा होता है, लेकिन ठंडी जलधाराएं इसे एक हाई प्रेशर में बदल देती हैं। और दूसरी चीज, ठीक इनके विपरीत दूसरे ठीक अपोजिट वाले तट पे जो है वो गर्म जलधाराएं हैं, जिसके कारण जो सर्कुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। यानी इन क्षेत्रों में जो हवा है वो उठने की बजाय नीचे की तरफ बैठती है वायुमंडल में। और आप जानते हो जब हमने वायुमंडल का सामान्य परिसंचलन देखा था तो क्या देखा था कि सतह से ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाने वाली हवा जो है वो वर्षण करती है या फिर वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। वहीं जब ऊपर से नीचे हवा बैठेगी सतह पे तो वह वाष्पीकरण को बढ़ा देगी, वो एक तरीके से आर्द्रता लेती है, आर्द्रता देती नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं ऑफशोर ट्रेड विंड्स, यानी जो है वो तट अंदर की तरफ जो है वो हवाएं चलती हैं, तट से अंदर की तरफ हवाएं चलती हैं, यानी दूर, तट से दूर चलती हैं, जिसके कारण यहां पे जो है वो वर्षा नहीं होती है। तो ये तो एक कारण हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम महासागरीय धाराओं के संचलन की बात करें और इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो आखिरकार कैसा पैटर्न नजर आता है महासागरीय धाराओं के अंदर? तो अगर आप गौर फरमाएं तो महासागरीय धाराओं का जो पैटर्न है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। तो ये अप्लाइड क्वेश्चंस है। और अप्लाइड क्वेश्चंस का मतलब क्या है बच्चों? कि ये तर्क पे आधारित होती हैं, ये किसी किताब में लिखी हुई नहीं होती, इन्हें आपको देखकर ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ऐसा भी होता है और ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। अब ये तो सिंपल सा हो गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जैसा कि हमने देखा महासागरीय धाराओं को कारक प्रभावित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पे भूमंडलीय तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो सवाल ये आ सकता है कि भूमंडलीय तापन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, अथवा भूमंडलीय तापन के कारण जो ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है उससे महासागरीय धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आओ जरा हम महासागरीय धाराओं के कारकों की बात करते हैं। तो तापमान और लवणता की बात की थी। लवणता यानी सैलिनिटी, जो पानी के वाष्पीकरण यानी कि शुद्ध पानी के उड़ने और मतलब वाष्पीकृत होने और उसके मिलने से प्रभावित होता है। अब ध्रुवों पे जो बर्फ है वो जाहिर सी बात है साफ पानी है, प्योर वाटर, जिसमें नमक बहुत कम है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है जब वो बर्फ पिघलेगा तो महासागरों के अंदर बहुत सारा साफ पानी जो है वो जुड़ जाएगा। जब बहुत सारा साफ पानी जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है महासागरों की लवणता पे प्रभाव पड़ेगा, यानी उनकी लवणता कम हो जाएगी या कुछ स्थानों पे बढ़ जाएगी। अब लवणता के कम होने और बढ़ने के कारण अगर आप गौर फरमाइए
तो लवणता जो है वो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चलाती है, और जैसे ही घनत्व बदलेगा महासागरीय धाराओं का परिसंचलन बदलना शुरू होगा। महासागरीय धाराओं का जब परिसंचलन बदलना शुरू होगा, या फिर बोले इनका चक्रण, इनकी दिशा बदलनी शुरू होगी, तो इनकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो जाहिर सी बात है जैसे ही इनकी दिशा बदलेगी, ये जिन तटों पर जा रही हैं उन तटों के प्रभाव को कम करेंगी। दूसरी बात, जब ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ पिघलेगा तो ठंडा पानी मिलेगा, तो जो गर्म जल धाराएं जैसे कि उत्तरी अटलांटिक अपवह, नॉर्वेजियन धारा, खुरोशियो धारा या उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवह, ये सब जब इन सब के अंदर ध्रुवों के बर्फ के पिघलने के कारण जो ठंडा पानी मिलेगा, तो इन जलधाराओं के तापमान को भी तो प्रभावित करेगा, और जैसे ही इनके तापमान को प्रभावित करेगा, आप अगर गौर फरमाओ तो ये जलधाराएं यूरोप और कनाडा, अलास्का के तटों को ठंड में जमाव मुक्त रखने का काम कर रही है, यानी यहां बर्फ नहीं जमने दे रही। लेकिन जैसे ही इन जलधाराओं का तापमान कम होगा, जाहिर सी बात है ठंड और प्रचंड होती चली जाएगी और यहां के तट ठंड में जम जाएंगे। अब ठंड में जम जाएंगे यानी कि यहां का जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो सबका सब 6 महीने ठप, कारोबार ठप हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहां के व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, हमने यह भी देखा था कि किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में महासागरीय धाराओं का भी एक प्रमुख रोल है, जो उस तट के तापमान को गर्म या ठंडा करती हैं। अब जैसे ये गर्म जलधाराएं इन तटों के तापमान को नॉर्मल कर उसे रहने योग्य बना रही हैं, अब जैसे ही इन जलधाराओं का तापमान घटेगा, जाहिर सी बात है इन तटों का भी तापमान घट जाएगा, और जैसे ही इन तटों का तापमान घटेगा, यहां रहने वाले लोग जाहिर सी बात है उस तापमान के कारण प्रभावित होंगे। दूसरी बात, यहां पे जो मौसम संबंधित गतिविधियां होने लगेंगी वो सामान्य नहीं होंगी, असामान्य हो जाएंगी। ठंड बढ़ जाएगी, साथ में जो हवाएं चलेंगी वो बहुत ठंडी होंगी, जिसके कारण यहां पे जो वनस्पति हैं, यहां पे रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु हैं, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं भूमंडलीय तापन के कारण जो ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, और अगर बहुत ज्यादा पिघलने लगेगी तो पृथ्वी पे जो महासागर है इनके अंदर लवणता, तापमान दोनों को प्रभावित किया जाएगा, और इन दोनों के प्रभावित करने के कारण महासागरीय धाराओं का जो मुख्य कार्य है तापमान वितरण का पूरी पृथ्वी पे, वो प्रभावित होगा, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सामान्य जीवन पे भी पड़ेगा। अगर आप इस बात को पिक्चराइज तरीके से समझना चाहते हो तो 2006 में एक मूवी आई थी बच्चों, डे आफ्टर टुमारो। इस मूवी के स्टार्टिंग के आधे घंटे को अगर आप देखोगे, वैसे तो देखने लगोगे तो इंटरेस्ट जगने लगेगा। उस मूवी में गौर करना क्या दिखाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, महाद्वीपीय भूमंडलीय तापन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, उसके पिघलने के कारण महासागरों में बहुत अधिक मात्रा में साफ और ठंडा पानी जुड़ जाता है, जिसके कारण महासागरीय धाराओं का तापमान बदल गया, और उस तापमान के बदलने के परिणाम स्वरूप जो मौसम संबंधित गतिविधियां हैं उसमें बहुत अधिक और तीव्र परिवर्तन होने लगे, जिसके कारण ठंडी हवाएं चलने लगी, वहां पे रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगी, साथ में बर्फीला तूफान चलने लगा। ये सारी चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं है वो हाइपोथेटिकल है, बेस्ड ऑन स्टडीज है, अध्ययन के आधार पर किया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा।
और सबसे अहम बात है, अगर आप गौर करो तो हर महीने आप कोई ना कोई न्यूज देखते हो कि कभी मध्य प्रदेश के बराबर का बर्फ अंटार्कटिका से टूटकर महासागर में मिल गया, कभी किसी राज्य के बराबर, किसी शहर के बराबर का जो बर्फ का हिस्सा है वो टूट गया, पिघल गया और दक्षिणी महासागर में या उत्तरी महासागर में आकर मिल गया, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक। अब उसके मिलने के कारण समुद्र तल का ऊंचाई बढ़ रहा है, समुद्र तल के ऊंचाई के साथ साथ उसके तापमान में प्रभाव पड़ रहा है, उसके तापमान के साथ साथ लवणता में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो गौर करो तो मुख्यतः मुद्दा यह है कि सवाल आएगा जलवायु परिवर्तन के कारण संभावित प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें दर्शानी होंगी कि संभावित प्रभाव में बर्फ पिघलने से लवणता में बदलाव, तापमान में बदलाव, तो जिन तटों पे इनका वर्तमान जो प्रभाव है उसमें बदलाव, तो वहां के जनजीवन में बदलाव होगा, वहां के व्यापार में बदलाव होगा। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी होंगी। तो इसे हम अप्लाइड ज्योग्राफी या फिर ओशियनोग्राफी के नाम से जानते हैं। जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के साथ जो भौगोलिक घटनाएं हैं या फिर जो पृथ्वी पे हो रही घटनाएं हैं उनका संबंध जोड़ा जाता है और उनका प्रभाव देखा जाता है। तो कुछ इस तरह से बच्चों हमने महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा, यहां पे महासागरीय धाराओं को देखा, उनका अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव देखा, सकारात्मक प्रभाव देखा, नकारात्मक प्रभाव देखा। और यही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी पूछता आ रहा है और आगे भी पूछता रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। कारण है किसी भी स्थान के तापमान, जीविका, शिपिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री सबको प्रभावित करता है। तो बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।